क्वेश्चन कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इंडिया का जो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसके रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में याद रखिए, इलेक्शन के बारे में जो दिया गया है वो आर्टिकल 54 में दिया गया है। फिर ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। ओके, ये जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है ना, इलेक्टेड मेंबर आते हैं। जितने भी सारे होते हैं वो सारे याद रखिए वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वो इलेक्टेड मेंबर्स किस किस के होते हैं, वो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो चलिए अब हम समझ गए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस में क्या क्या होता है, कहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो हम सही ऑप्शन कौन सा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है इसमें आते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नहीं, ये जो मेंबर्स वर्ड है ये गलत है, क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर अगर दिया रहता तो ये सही रहता। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। फिर आता है स्टेटमेंट 2, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये मेंबर्स नहीं, ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। फिर आता है स्टेटमेंट 3 पे, ये कहता है ये भी सेम मेंबर्स दिया गया है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। ये एक तो इलेक्टेड मेंबर दिया रहता वो भी सही रहता और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। फिर आते हैं ऑप्शन डी में, ये कहता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैंने बोल चुकी हूँ। फिर बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये एक ट्रिक है, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो राज्यसभा और लोकसभा है इसको हम पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। ये पार्लियामेंट का दो हाउस, डिफरेंट हाउस होते हैं, ये पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। तो यहाँ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सही है। एंड स्टेट असेंबली, यस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें आता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ये क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है स्टेट का इंडिया में। एग्जीक्यूटिव बोला गया है, एग्जीक्यूटिव जो एक्शन है ये सबसे पहले हम लोगों को जान लेना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो आर्टिकल 53 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके द्वारा किया जाता है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन हो गए, वो हो गए प्रेसिडेंट हो गए। लेकिन ये करवाते कौन है, ये करवाते प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन ये सब मामला अभी हम लोग जानने का जरूरत नहीं है। अभी जो है एग्जीक्यूटिव हेड कौन है ये एक याद रखने वाला क्वेश्चन है, जो कि प्रेसिडेंट है। और क्यों, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो किस में है, आर्टिकल 53 में है। और वो प्रेसिडेंट को ही के द्वारा ही एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है। तो हमारा सीधे सीधे इसमें आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, जो है एग्जीक्यूटिव हेड कौन है ना, प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, इनको बोला जाता है रियल एग्जीक्यूटिव। और या तो फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है इनको। और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होते हैं, जो इलेक्शन में जिनको जो टोटल सीट होते हैं उसका 10% का सीट जिनको मिलता है मिनिमम, तो उनको बोला जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ओके, तो और जो ऑप्शन डी में है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कौन होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उसको चीफ सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ द पावर टू इनिशिएट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेटमेंट हैज़ द पावर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसका पावर है टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो करने का, उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो उसका पावर किसके पास है। सबसे पहले ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है वो याद रखिए वो आर्टिकल
61 में दिया गया है। ओके, वो आर्टिकल 61 में दिया है। कौन से रीज़न पे, कौन से ग्राउंड पे वो उनको इम्पीच किया जा सकता है ना, वो जब वायोलेट करेंगे, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो उस टाइम पे उनको इम्पीच किया जा सकता है। और ये करेगा कौन? सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा किसी एक के मेंबर नहीं होते, तो कोई भी कर सकता है। तो यहाँ हमारा जो पहला ऑप्शन दे रखा है राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा हो सकता है, जहाँ ऑप्शन में कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा भी दे रखा है तो हम सिर्फ राज्यसभा नहीं बोल सकते या सिर्फ लोकसभा भी नहीं बोल सकते। फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये तो होगा ही नहीं। हम जो लास्ट ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने अभी अभी बोला कि या तो लोकसभा में भी वो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट या स्टार्ट हो सकता है, या तो राज्यसभा में भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। लेकिन यहाँ जो स्टार्ट होना है, ये याद रखिए, स्टार्ट जो होता है वो होता है 1/4 मेजोरिटी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो एग्जैक्टली इम्पीचमेंट जब होगा वो चाहिए हमको 2/3 स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिलके राज्यसभा लोकसभा से, एग्जैक्टली लोकसभा से भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा से भी। इसका मतलब लोकसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तब जाके प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड बाय। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कौन करवाता है? वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में इसको दिया गया है। और हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्टिकल 54 में होता है। तो यही है। फिर जो हमारा डायरेक्ट आंसर इसमें आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ। जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करते हैं वो कितने टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। मैं सबसे पहले डायरेक्ट इसका आंसर बताना चाहूँगी। ये 6 मंथ इसका आंसर होगा, क्योंकि 3 मंथ 9 मंथ ऑन सर्टेन टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब हम देखेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये कहाँ मेंशन किया गया है और ये होता क्या है। जो ये ऑर्डिनेंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में दिया गया है। सबसे पहले ये याद रखिए कि आर्टिकल 123 में है। और ये जो डायरेक्ट सवाल है इसका आंसर है ये 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कब बिठा दें? एक्चुअली हमारे जो पार्लियामेंट का होता है वो 3 सेशन होता है। जो सेशन होता है इसका 3 सेशन होता है। एक होता है एक बजट सेशन, फिर दूसरा होता है एक मानसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। अगर ये तीनों सेशन में नहीं है, तो जब सेशन नहीं चल रहा होता है और तभी अगर प्रेसिडेंट को लग जाए, तो जब सेशन चल ही नहीं रहा है और प्रेसिडेंट को लग जाए कि किसी लॉ की ज़रूरत है हमारे देश में, उसी टाइम वो क्या करती हैं, एक लॉ मेकिंग का एक जो प्रोसेस होता है वो लगाते हैं, एक लॉ निकालते हैं और उसी लॉ को बोला जाता है ऑर्डिनेंस। अब समझ में आया ऑर्डिनेंस क्या है? और ये ऑर्डिनेंस लगता है 6 महीने के लिए। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस को एक्ट बनना होगा तो विद इन 6 मंथ इसको बनना पड़ेगा, विद इन 6 वीक इसको बनना पड़ेगा। और अगर ये एक्ट नहीं बनता है तो ये 6 मंथ के लिए ये लागू होता है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 6 मंथ हो गया। एक ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं उसका पीरियड होता है 6 मंथ। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रेजिम्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें से किसने दो बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। तो इसका जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो कहता है एस राधाकृष्णन। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो हमारे 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनी थी और हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनके जो जन्मदिन है उस दिन
टीचर्स डे मनाया जाता है। टीचर्स डे हमारा मनाया जाता है, वो कब होता है? जो हमारा 5 सितंबर 5 को टीचर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है वो बर्थडे है। और ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये हमारे सबसे एक फास्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अगर फास्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है पूछा जाए तो भी वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बोला जाएगा, लेकिन ये प्रेसिडेंट में सेकंड प्रेसिडेंट थे और इन्होंने 2 बार वाइस प्रेसिडेंट भी हुए थे। फिर आते हैं बीवी गिरी जो हैं वो हमारे 4th प्रेसिडेंट थे। ये जो थे वो 4th प्रेसिडेंट थे। जो BD जेट्टी हैं ये थे 5th प्रेसिडेंट। बीबी जेट्टी थे 5th प्रेसिडेंट। और DM दिया उतुल्लाह जो भी हैं ये थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इन्होंने प्रेसिडेंट बने थे। और ये ऐसे पहले और एक ही इंसान है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और वो प्रेसिडेंट बने थे, और वो भी 2 बार बने थे। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही स्टेटमेंट है कि 2 बार किसने वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा और हमारा आंसर चूज करना होगा। तो सबसे पहले कहता है इन ऑर्डर टू बी वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। नो, यहाँ देखिए हाउस ऑफ द पीपल बहुत जनरल तरीके से इसको दिया गया है। हाउस ऑफ द पीपल कौन सा ये लोकसभा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लेकिन नहीं, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है इनका क्वालिफिकेशन चाहिए राज्यसभा मेंबर होने की। अगर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा होने का क्वालिफिकेशन रखते हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो हाउस ऑफ द पीपल तो ये नहीं होगा। तो इसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। फिर आते हैं स्टेटमेंट सेकंड पे। ये कहता है द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। यस, स्टेट लेजिस्लेटिव भी इसका इलेक्शन कर सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कहता है द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये कह रहा है कि जो टर्म है वाइस प्रेसिडेंट का ये सही है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म भी 5 ईयर होता है और जो प्रेसिडेंट का होता है उनका भी टर्म होता है 5 ईयर। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो सही है। फिर आते हैं ऑप्शन 4 पे। ये कहता है ही कैन बी रिमूव थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट। नहीं, ये जो फॉर्मल इम्पीचमेंट होता है ये प्रेसिडेंट के लिए लागू होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है वो इफेक्टिव मेजोरिटी रिमूव करने के लिए चाहिए होता है। रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होता है। और लेकिन प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या चाहिए था ना, स्पेशल मेजोरिटी प्रेसिडेंट के टाइम पे था। वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। प्रेसिडेंट के टाइम पे ये होता था कि चाहे लोकसभा पे स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा पे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के टाइम पे यहाँ राज्यसभा पे ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका मेंबर्स भी, क्वालिफाइड मेंबर भी वो राज्यसभा के होने चाहिए। क्यों ना, क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, तो इसीलिए। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 गलत हो जाता है। कहाँ है? ऑप्शन सी में है हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। फिर देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी एक मेंबर को। लेकिन यहाँ जो सही ऑप्शन है कैसे कर सकते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। पहला स्टेटमेंट कहता है विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर। ऐसा कुछ नहीं है, स्पीकर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। सेकेंड है वी है ओनली अंडर द इमरजेंसी कंडीशन। ये भी बिल्कुल नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन हो तो ऐसा किसी भी मेंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसको निकाल देंगे क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हाँ ये बिल्कुल सही है, रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे। और जो डी है वो तो ऑन हिज ओन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अपने मन से कुछ चलाएं, क्योंकि जो पहले से ही हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल हेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, ये काम करवाते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब होता है जो प्रेसिडेंट होते हैं वो
के नाम पे काम होता है। और ये जो रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ये हमें आर्टिकल 74 पे रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिकमेंड करेंगे, एडवाइज करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, ये आर्टिकल 74 पे दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले से हम लोगों ने देख लिया था, जो एक्चुअली में जो एग्जीक्यूटिव पावर को हैंडल करते हैं वो कौन करते हैं, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इसमें पार्लियामेंट नहीं आएगा क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं। प्रेसिडेंट नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास होता है। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से रिगार्डिंग इसमें से जो सही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो हमारे सही स्टेटमेंट होता है उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन आर रेस्पॉन्सिबल टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ बोथ हाउस नहीं होते हैं, वो सिर्फ लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको कि हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है और जिसको लोकसभा कहा जाता है। इसके लिए सिर्फ वो लोग रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कंसीडर बोला है तो सही स्टेटमेंट जो है हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये फिर कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट एनी वन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स नॉट रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने पहले भी पढ़ चुके थे, वो निकालते हैं तब भी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से किसी को निकालते हैं, और अपॉइंट भी जब वो करते हैं वो किसी के रिकमेंडेशन से अपॉइंट करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का जो उनका रिकमेंडेशन या एडवाइज होती है वो आर्टिकल 74 में दिया गया है। प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस और रिकमेंडेशन होती है वो आर्टिकल 74 में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन 2 सही है। तो हमारा ऑप्शन बी 2 ओनली जो है वो सही आंसर हो जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन कहता है द मेंबर ऑफ द लोकसभा हु कैन टेबल ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वहाँ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन चलता है। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो कितना मेंबर एटलीस्ट चाहिए, वो एटलीस्ट 50 मेंबर्स होना चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा 50, एटलीस्ट 50 होंगे तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्टार्ट कर पाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ही डायरेक्ट सवाल है, तो ये बस याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये एसेशन और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, इसमें पहले जो हमारा क्वेश्चन कहता है, जो हमारा एसेशन कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था। हाँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो सेकंड हमारा रीजन आता है, ये कहता है द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम एग्जाम्पल के तौर पर भी देखें तो लोकसभा में से बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट मिनिस्टर बनते हैं। जो हमारे मनमोहन सिंह थे वो हमारे राज्यसभा से थे, वो भी हमारे मिनिस्ट्री में आते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सही रीज़न नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। क्या ये इसका रीज़न है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर बनते हैं? नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। ये स्टेटमेंट बस सही है लेकिन रीजन नहीं है। तो इसके हिसाब से जो हमारा बोथ ए एंड आर इंडिपेंडेंटली ट्रू है ये, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी है, ये जो ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही हो जाता है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन कहता है हु कैन बी इन्वाइटेड टू द पार्लियामेंट फॉर एनी सजेशन और एडवाइस। कोई भी सजेशन या एडवाइस के लिए किसको पार्लियामेंट में बुलाया जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन उसको बुलाया जा सकता है। वैसे इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर, कोई भी इसमें से पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन इनमें से किसको बुलाया जा सकता है एडवाइस के लिए ना। पहला स्टेट जो ऑप्शन है हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यही आंसर होगा, जिसको ये भी बहुत डायरेक्ट सवाल है, इसको याद रखिए। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसको इनवाइट किया जाता है पार्लियामेंट में सजेशंस के लिए, और इनके बारे में दिया गया है आर्टिकल 76 में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में इनके बारे में दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी इनको कहा जाता है, और इनको लीगल ऑफिसर भी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने जाना फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है ना, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, ये थे फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो यहाँ तो ये होंगे नहीं क्योंकि ये वहाँ हो चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होंगे नहीं। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं होंगे क्योंकि वो मिनिस्टर हो गए तो वो थोड़ी ना ऑफिसर होंगे। लेकिन ये जो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये सही आंसर है। जो हमारे सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं वो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड टर्म होता है वो 3 इयर्स का होता है। ये भी लीगल मैटर पे ही एडवाइस करने के लिए इनको बुलाया जाता है। और लेकिन इनका जो होता है वो 3 ईयर होता है, ये सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं। वो जो अटॉर्नी जनरल होता है इनका 5 ईयर होता है, और ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का ओथ या शपथ लिया जाता है तो वो कौन एडमिनिस्टर करता है उसको, कौन किसके सामने वो शपथ लेते हैं, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेते हैं। जो ऑप्शन ए में है वही सही है। और ये जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट है ये किस में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 60 के अंडर ये जो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और अगर किसी भी हाल में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सबसे सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे उनके सामने वो वही एडमिनिस्टर करेंगे या उनके सामने प्रेसिडेंट ओथ लेंगे। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसी क्वेश्चंस में से जो नॉट करेक्ट है वो उसे आइडेंटिफाई करना है, याद रखिए। जो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। और वो जो होते हैं उनका जो रिमूवल प्रोसेस भी वो राज्यसभा से शुरू होता है, और वो जो क्योंकि वो चेयरमैन भी होते हैं तो वो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वैकेंसी। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट होता है, किसी कारण की वजह से वो नहीं होते हैं, कुछ भी होता है, तब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वो एक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही हो जाता है। फिर आते हैं ऑप्शन सी पे, ये कहता है वाइल एक्टिंग एज वाइस प्रेसिडेंट, वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द राज्यसभा। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो प्रेसिडेंट का एक्ट, वो दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे कि एक प्रेसिडेंट का भी काम करे और वाइस प्रेसिडेंट का भी काम करे, नहीं हो सकता। तो वो प्रेसिडेंट का काम सिर्फ करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं करते उस टाइम। डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ द राज्यसभा का कोई ड्यूटी नहीं करते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट का कोई काम वो उस टाइम नहीं करते। ऑप्शन सी भी सही स्टेटमेंट है। फिर आते हैं ऑप्शन डी पे,
When vice president act as the president, the duties of the president are performed by a person nominated by the president in consultation with the prime minister. बिल्कुल नहीं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन गए जब प्रेसिडेंट नहीं थे, तो किसी और को उस काम के लिए लाने की क्या ज़रूरत है नॉमिनेट करके, वो भी प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो उनको तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन ही जाते हैं उस टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि वो किसी को लाए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत है। और हमें मांगा था जो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, जो गलत है वही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। तो ऑप्शन डी जो है हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, ये है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से सही स्टेटमेंट। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट एज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द, ये जो कंट्रोलर ऑफ एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसको CAG शॉर्ट फॉर्म में कैग भी बोला जाता है। ये जो होता है चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर होता है। और ये कहाँ का चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर होता है? ये यूनियन गवर्नमेंट का भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है ऑप्शन सी में दिया है वो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पहले में सिर्फ यूनियन दिया है, ये कहीं और ऑप्शन में जहाँ दोनों नहीं है वहाँ ये सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट भी है लेकिन यहाँ और एक ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। जो ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी इसको बोला जाता है। ये इसके बारे में आर्टिकल 148 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 148 में इसके बारे में दिया गया है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? ना प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं 6 ईयर के लिए। तो ये सब इसके बारे जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में याद रखने वाला चीज़ है, और ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं और वहाँ का चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर होते हैं। जब वो यूनियन में काम करती हैं, ये क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट किसको देते हैं? ना प्रेसिडेंट को देते हैं। और जो स्टेट में जब काम करते हैं तो वो रिपोर्ट किसको देते हैं? ना यहाँ जब रहते हैं तब वो गवर्नर को दे देते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाता है कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का वो चीफ अकाउंटेंट और एडिटर जनरल होते हैं, कैग। ये क्वेश्चन कहता है सबवर्जिनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय। सबवर्जिनिटी में मतलब वो जो इंडिपेंडेंट होता है, वो जो आज़ादी होता है इंडियन पार्लियामेंट का कुछ भी कर लेने का या फिर जो भी डिसीजन लेने का, ये रेस्ट्रिक्ट कौन करता है? इसको करता है जो रिलेटेड होगा कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट टाइप। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये सब नहीं होगा, ये लोग रेस्ट्रिक्ट, जुडिशियल रिव्यू होगा क्योंकि ये रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। तो ओके, क्योंकि सबसे ऊपर जो होता है वो होता है हमारा लॉ, कानून सबसे बड़ा होता है। जो जुडिशियल रिव्यू होता है ये रेस्ट्रिक्ट करता है सबवर्जिनिटी, जो इंडियन पार्लियामेंट का सबवर्जिनिटी है उसको। ओके ओके, क्वेश्चन कहता है इन व्हाट वेज, किस तरह से द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंडियन पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है? वो पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू जो है वो कंट्रोल करता है। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हम लोगों को आना चाहिए कि वो पब्लिक पार्लियामेंट्री कमेटीज, लाइक जैसे कि हमारे होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया जहाँ रिपोर्ट चेक किया जाता है। फिर हमारा आता है एक एस्टीमेट कमेटी जो अकाउंट वगैरह को चेक करता है। तो ऐसे ढेर सारे कमेटीज़ बनाए जाते हैं जो इंडियन पार्लियामेंट में वो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कहता है इन द लोकसभा अनलेस देयर इज ए कोरम द स्पीकर शुड नॉट कंडक्ट द प्रोसीडिंग टू एंश्योर दिस। इसमें बोल रहा है जो स्पीकर है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करती जब तक कोरम मेंटेन नहीं होता। क्या इंश्योर करने के लिए ये जो चीज़ है क्या इंश्योर करता है और ये क्या इंश्योर करने के लिए वो ऐसा करती है? तो देखिए सबसे पहले कोरम क्या है समझते हैं। कोरम जो होता है वो जो हमारा टोटल जितना भी मेंबर्स होते हैं उसका 1/10 जो मेंबर्स होते हैं वो एटलीस्ट
प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके वो आगे प्रोसीडिंग करेंगे। लोकसभा का जितना भी मेंबर होंगे उसका उनका 1/10 एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कोरम मेंटेनेंस, या कोरम बोलते हैं, जो 1/10 होना चाहिए, या 1/10 एटलीस्ट आती है उसको कोरम बोलते हैं। तब जाके वो जो प्रोसीडिंग है वो आगे कार्रवाई जो है वो करती है, आगे जो प्रोसीडिंग है वो करती है। तो इसके रिगार्डिंग हम इंश्योर करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है द स्पीकर यूजुअली काउंट द हेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी डेज फास्ट सेशन। नहीं, इतना अटेंडेंस स्कूल नहीं है कि ये सब जो है वो स्पीकर करने लगे, ये नहीं करती। जो स्टेटमेंट बी है वो कहता है द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट कीप ए वॉच ऑन द अटेंडेंस इन द हाउस एंड इन्फॉर्म द स्पीकर। द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, हाँ ये बिल्कुल सही है कि वो लोग देखते हैं और अटेंडेंस जो वो इन्फॉर्म करते हैं स्पीकर को, तब जाके वो प्रोसीडिंग होता है या नहीं होता है। फिर भी देख लेते हैं जो स्टेटमेंट थर्ड ये कहते हैं द अटेंडेंस रजिस्टर कैप्ट एट द एंट्रेंस इन द मॉनिटर। नहीं, ये ऐसा भी नहीं होता। और जो ऑप्शन डी है वो कहता है द स्पीकर रिलाई ओनली ऑन द मेंबर्स टू ब्रिंग हिज नोटिस और कोरम। नहीं, ये भी सही नहीं है। जो ऑप्शन बी है वो इसमें सही है कि वो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट होते हैं वो देखते हैं और स्पीकर को इन्फॉर्म करते हैं। ये जो है वो सही स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये कहता है द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, कौन पहला फीमेल स्पीकर। इस वो ये नहीं बोल रहे कि फर्स्ट स्पीकर, याद रखिए फर्स्ट फीमेल स्पीकर बोल रहा है, वो कौन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ये थे हमारे मीरा कुमार जो थे, वो हमारे मीरा कुमार जो थे वो हमारे फर्स्ट फीमेल स्पीकर थे। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए मीरा कुमार फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी। और इसमें से जो याद रखने वाली और एक चीज ऑप्शन में है कि सुचेता कृपालिनी, ये जो थे ये फर्स्ट यूपी के सीएम थे। ये फर्स्ट सीएम थे, कहाँ के, यूपी के फर्स्ट सीएम थे ये। और मीरा कुमार जो थे वह फर्स्ट फीमेल स्पीकर थे। ये क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट दिया गया है दो, इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें कहता है सैलरी, फर्स्ट स्टेटमेंट है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो जो स्पीकर का लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका जो सैलरी और अलाउंस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है और वहीं पे चार्ज किया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रैंक हायर देन ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अदर देन द प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स, ये बोल रहा है अदर देन प्राइम मिनिस्टर मीन्स पीएम अलग से रहेंगे, ऊपर रहेंगे, और बाकी जो भी पहले में कैबिनेट मिनिस्टर बोला है उसका अदर साइड पे पीएम रहेंगे। बाकी में क्या बोल रहा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक हायर। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं ना वो हायर रहेंगे, किसके ऊपर, ना कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर। तो कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा रहेंगे और उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर। अदर देन प्राइम मिनिस्टर इसका मतलब नीचे नहीं रहते, मतलब वो ऊपर ही रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा और फिर कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं। ये रैंकिंग ऐसे होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन सी जो बोथ 1 और 2 है वो सही हो जाता है। एक क्वेश्चन कहता है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर टू डिस्कार्ड द ऑफिशियल विग्स एंड प्रेस्क्राइब्ड ओवर द हाउस वेयरिंग द गांधी के। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले जो ऑफिशियल विग दिया जाता था उसको उतार के गांधी के इनमें किसने, इसमें इनमें से कौन वो पहने थे। और वो फर्स्ट पे स्पीकर थे जो विग्स उतार के गांधी के पहनी थी। और वो थे हमारे जी.भी. मैवलंकर, जो कि ऑप्शन सी में है हमारे जी.भी. मैवलंकर। ये हमारा सही आंसर है। ये जो थे 1946 में जो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बना था उस टाइम पे ये स्पीकर थे। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये हमारे स्पीकर रहे। फिर हम जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो तो हम लोग जानते हैं कि वो हमारे परमानेंट स्पीकर बने थे, परमानेंट
सॉरी परमानेंट प्रेसिडेंट ये बने थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। ये फाइनेंशियल कमेटी जो इंडियन पार्लियामेंट में फाइनेंशियल कमेटी में इसमें से कौन कौन आता है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला दिया है पब्लिक अकाउंट कमेटी, हाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी आता है, ये जो स्कैम वगैरह है वो निकालता है। फिर सेकंड आता है एस्टिमेट कमेटी, हाँ ये खर्च वगैरह देखता है, एस्टिमेट कमेटी भी इसमें आता है। फिर थर्ड में दिया हुआ है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, हाँ ये भी जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ये भी इसमें जो फिनेंस कमेटी में ये आ जाता है। तो 1 2 3 तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही हो गया। हाँ ये क्वेश्चन कहता है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर में कौन सा ऑफिस चलता है। प्लेजर मीन्स वो अपॉइंट भी करेंगे और जब चाहे तब वो रिमूव भी कर देंगे, निकाल भी देंगे। तो ये वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका जो इलेक्शन के तौर पे होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करती हैं, लेकिन इनको रिमूव अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है, हाँ ये जो होते हैं ये होते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर ये आते हैं, क्योंकि गवर्नर इनको अपॉइंट भी, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट भी करती हैं और जब चाहे तब रिमूव भी कर सकती हैं। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ये नहीं होगा, क्योंकि इनको भी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो इनको रिमूव नहीं कर सकते जब चाहे। तो जो हमारा ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट है वो सही आंसर हो जाता है।